हेलो दोस्त, कैसे हैं। मैं आज आप सबको आधुनिक भारत का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं अपने YouTube चैनल GS विथ राज सर के माध्यम से। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अगर चैनल पर मेरे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख के पढ़ाया है, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ विद्यार्थी होते हैं कि कम समय में बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, मतलब वो ज़्यादा वीडियो लंबा देखना नहीं चाहते। इसलिए मैंने पहले ही लिख रखा है कि बहुत कम समय में आप सबको मैं प्लासी का युद्ध समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे YouTube चैनल GS विथ राज सर के माध्यम से आधुनिक भारत का प्लासी का युद्ध, ठीक है। ये जो है PCS समीक्षा अधिकारी या UPSI में अधिकतर इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अधिकतर मैंने वन लाइनर ही लिखने का और समझाने का आपको प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं प्लासी का युद्ध। जब प्लासी का कोई युद्ध होता है तो अगर कोई युद्ध होता है तो तुरंत ही नहीं उसका न परिणाम आ जाता है और न तुरंत ही युद्ध की प्रक्रिया बनती है। धीरे धीरे वो चीज़ शुरुआत से धीरे धीरे उग्र रूप धारण करता है, ठीक है। तो जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो तत्काल ही नहीं हुआ था, उसके पीछे कुछ कारण थे, उसके पीछे कुछ लॉजिक थे, ठीक है। और वो कारण बहुत दिनों से ही बढ़ते चले जा रहे थे और एक समय ऐसा आया 1757 का डेट जब ये प्लासी का युद्ध हुआ। तो देखते हैं उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या रही है प्लासी के युद्ध की, ठीक है। होता क्या है, ये हमारा हमने एक मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करी है आपको कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आए। जैसे कि मैंने ये भारत का नक्शा बनाया हुआ है। भारत के नक्शे में ये जो पूरब का क्षेत्र है ये हमारा पूरा बंगाल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर बंगाल, ठीक है। यहाँ पर बिहार, ठीक है, और यहाँ पर उड़ीसा होता है। तो ये जो क्षेत्र पूरा होता है ये बंगाल एरिया होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये समृद्ध होता है। क्यों समृद्ध होता है? क्योंकि ये समुद्र तट से लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत उपजाऊ खेती थी, तो इसी वजह से। और जो देखा होगा आप लोगों ने, अंग्रेज भी सबसे पहले यहीं पर आए थे। तो ठीक है, उसी के क्रम में देखते हैं जो यहाँ पर एक सेंटर में सत्ता थी, दिल्ली की सत्ता, ठीक है। उस समय क्या मुगल साम्राज्य चल रहा था। मुगल साम्राज्य में उस समय कौन थे जो इसका होता है अंग्रेज, वो मुगल शासक। मुगल शासक में देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के समय से, ठीक है। जो पृष्ठभूमि बनती है जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल सत्ता जो होती है धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो इतने शक्तिशाली नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 1757 में क्या होता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले मुगल सत्ता जो थी बंगाल में इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। मतलब मुगल जो शासक थे वो बंगाल पर भी शासन करते थे, ठीक है। किसके द्वारा? अपने दीवानों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुगल शासक थे अब बंगाल में अपना शासन करते थे दीवानों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। जो वहाँ का दीवान था, वहाँ का जो दीवान था उस दीवान का नाम है मुर्शीद कुली खां, ठीक है। वहाँ का जो दीवान था औरंगजेब के समय, तो मुर्शीद कुली खां यहाँ का दीवान होता है। तो यहाँ से वो टैक्स वसूलता है और ये मुगल सत्ता को दे दिया करता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी इनके कमज़ोर होते हैं। तो ये जो मुर्शीद कुली खां होता है तो ये बंगाल में अपना प्रशासन और सत्ता बढ़ाने की कोशिश करता है। होता क्या है कि वो स्वतंत्र शासक बनना चाहता है बंगाल के क्षेत्र में। कौन? मुर्शीद कुली खां, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहता है कि हम मुगल के अधीन नहीं हैं, ठीक है। कौन? मुर्शीद कुली खां, जो पहले ही मुगल शासक का दीवान होता है, ठीक है। तो ये बंगाल का स्वतंत्र शासक, बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक भी कहा जाता है। कि आप लोगों को क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि बंगाल का स्वतंत्र संस्थापक कौन है,
ठीक है, ठीक है, तो उसको आप लोगों को याद रखना है, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, इसके समय में एक घटना होती है इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा एक होती है कि इस पर ठेकेदारी से वहाँ के किसानों से कर वसूल किया जाता था। ठीक है, जो शुरुआत में थी तो बंगाल की जो राजधानी होती है वो ढाका। ठीक है, शुरुआत में जो बंगाल क्षेत्र की राजधानी होती है वो ढाका होती है, लेकिन होता क्या है कि बाद में जब मुर्शीद कुली खां आता है, यहाँ का स्वतंत्र शासक बन जाता है, तो वो ढाका से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देता है। स्थानांतरित कर देता है तो वो ढाका से अपनी राजधानी को कहाँ पर ले जाता है, मुर्शिदाबाद में। ठीक है, वो अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ ले जाता है, मुर्शिदाबाद में। ठीक है, अब जब राजधानी आ गई, जो वहाँ का शासक ही बन बैठा, तो उसने राजधानी भी ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, मुर्शीद कुली खां की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसका एक दामाद होता है, उसका दामाद होता है, तो दामाद का नाम है सुजाउद्दीन। ठीक है, सुजाउद्दीन, किसका, मुर्शीद कुली का दामाद होता है सुजाउद्दीन। ठीक है, ये दामाद है, और ये क्या बनता है, अब उत्तराधिकारी बनता है, कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, तो बंगाल का अब उत्तराधिकारी कौन हुआ, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन एक ऐसा शासक था कि वो बड़ा कमज़ोर था, कोई योग्य नहीं था। ठीक है, तो उसकी योग्यता अच्छी ना होते हुए तो यहाँ का शासन जो होता है तो बड़ा कमज़ोर होता चला जाता है। ठीक है, और ये अंततः थोड़े दिन रह के उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका एक फिर पुत्र होता है, सुजाउद्दीन का पुत्र होता है सरफराज। ठीक है, सुजाउद्दीन का पुत्र होता है सरफराज, जो 1740 में नवाब बनता है। ठीक है, 1740 में नवाब बनता है, कहाँ का, बंगाल का। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, पहले मुर्शीद कुली खां बनता है स्वतंत्र शासक, उसके बाद उसका एक दामाद होता है सुजाउद्दीन, वो बनता है, फिर सुजाउद्दीन का एक पुत्र होता है सरफराज, वो वहाँ का शासक बनता है। ये भी एक कमज़ोर शासक होता है और इसकी हत्या कर दी जाती है एक किसके द्वारा, अलीवर्दी खां के द्वारा। अलीवर्दी कौन होता है, अलीवर्दी एक बिहार का शासक होता है, कहाँ का, बिहार का नायब सूबेदार होता है। ठीक है, जो अलीवर्दी खां होता है तो बिहार का एक सूबेदार होता है, वह बड़ा महत्वाकांक्षी होता है और सूरवीर होता है। वह सरफराज को देखता है कि सरफराज बहुत कमज़ोर शासक हैं और मुग़ल सत्ता यहाँ पर, मुग़ल सत्ता जो दिल्ली में बैठी हुई थी बहुत पतन की ओर लड़खड़ा रही थी और वहाँ का कोई वीर साहसी कोई शासक ना था। तो इसलिए जो बिहार का शासक, बिहार का एक सूबेदार होता है, वह जो होता है सरफराज की हत्या कर देता है। किसके युद्ध में, गिरिया के युद्ध में। एक होता है गिरिया का युद्ध। ठीक है, एक होता है गिरिया का युद्ध। तो गिरिया के युद्ध में सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच युद्ध होता है, जिसमें अलीवर्दी खां सरफराज की हत्या कर देते हैं। ठीक है, जब अलीवर्दी खां सरफराज की हत्या कर देते हैं, उसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बन जाता है। ठीक है, अलीवर्दी खां कहाँ का, बंगाल का शासक बन जाता है 1740 में। ठीक है, 1740 में नवाब बन जाता है, कहाँ का, बंगाल का। कौन, अलीवर्दी खां, जो एक बिहार का सूबेदार था। ठीक है, फिर क्या होता है, ये अलीवर्दी खां अपना शासन चलाते हैं बंगाल में, कुछ दिनों के लिए अपना राज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये भी धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है कब, 1756 में। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, उनके सिर्फ 3 पुत्रियां थीं और जो 3 पुत्रियां हुई थी तो उनके ही जीवन काल में उनकी शादियां होती हैं और उनके पति की, उन सब पतियों की उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो अलीवर्दी खां होते हैं उनकी 3 बेटियां होती हैं, उनके कोई पुत्र नहीं होता है। उन 3 बेटियों की वो शादी कर देते हैं और उन बेटियों के पतियों की भी मृत्यु हो जाती है उनके ही जीवन काल में। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक होती है पूर्णिया में और एक होती है पटना में और एक होती है ढाका में। ढाका में जो होती है वो होती है घसीटी बेगम। ठीक है, ढाका में होती हैं वो घसीटी बेगम, वो सबसे बड़ी पुत्री होती हैं। ठीक है, उसके बाद
दूसरे नंबर पर उनकी बेटी होती हैं जो पूर्णिया में होती हैं, ठीक है। उनके पुत्र होते हैं शौकत जंग, ठीक है। और जो सबसे छोटी होती हैं वो पटना में होती हैं। सबसे छोटी होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो पटना में होती हैं। पटना में जो होती हैं उनका एक पुत्र होता है, वो होता है सिराजुद्दौला, ठीक है। तो अली वर्दी खां के 3 बेटियां थीं। कहाँ कहाँ पर? पूर्णिया में एक थी, एक पटना में थी, एक ढाका में थी, ठीक है। ढाका वाली सबसे बड़ी होती हैं और पूर्णिया वाली दूसरे नंबर की होती है और पटना में सबसे छोटी होती हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि इनके अली वर्दी खां का कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो उनकी बेटियों में ही उनकी संपत्ति का बंटवारा होना था। तो सब चाहते थे कि हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। तो तीनों में जंग होती है, डिस्प्यूट होता है और विवाद होता है। उसके बाद युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध किन किन के बीच में होता है? जो पटना की सबसे छोटी बेटी होती हैं सिराजुद्दौला, उनका लड़का होता है उनसे, और जो शौकत जंग होती है, शौकत जंग होता है जो पूर्णिया का होता है, कौन? उसकी दूसरी लड़की का पुत्र, ठीक है। तो शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध होता है, जिसका युद्ध का नाम होता है मनिहारी का युद्ध। मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला और शौकत जंग में अच्छे से भीषण तरीके से युद्ध होता है और शौकत जंग की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? शौकत जंग की। और फिर नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला। नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। कहाँ के? बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। और जो ये टाइम पीरियड 1740 हो रहा होता है, इसके ही समय में अंग्रेज भी यहाँ पर अपनी स्थिति बनाए हुए रखते हैं। तो 1751 से अंग्रेज क्या होते हैं? अंग्रेज भी बंगाल में उस समय उपस्थिति उनकी रहती है। तो जो अंग्रेज होते हैं वो 1751 में आते हैं और अपनी कोठी बनाते हैं बंगाल में, ठीक है। फिर अंग्रेज़ों को भी एक फरमान मिलता है मुग़ल शासक के द्वारा। कौन? 1717 में मुग़ल शासक होते हैं फर्रुख सियर। फर्रुख सियर एक दस्तक पास देते हैं किनको? अंग्रेज़ों को, जो 3000 कहते हैं कि 3000 रुपये आप हमें वार्षिक दीजिए और कर मुक्त व्यापार बंगाल से करिए। मतलब आपको 3000 देना है साल में और बंगाल से अपना व्यापार करते रहना है, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं कि 10,000 रुपये दीजिए और सूरत में भी अपना व्यापार कर लीजिए, कोई हमें टैक्स बाद में मत दीजिए। फिर मुंबई में एक होती है बात कि मुंबई में जो टकसाल वो बनाते हैं अंग्रेज लोग, तो वो अपने सिक्कों को वैध कर देते हैं, मतलब वो अब सब कहीं वो सिक्के चल सकते हैं। तो उस समय में होता क्या है कि बंगाल की स्थिति कमज़ोर हुई होती है और अंग्रेज भी होते हैं। तो यहाँ पर ये घटनाक्रम चल रहा होता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आई? फिर आगे चलते हैं, आप लोगों को एक बार फिर से समझा देते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उनका दीवान मुर्शिद कुली खां जो बिहार का शासक बन जाता है, स्वतंत्र शासक। उसका फिर दामाद होता है सुजाउद्दीन, वो उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। उसकी जब मृत्यु हो जाती है 1727 में। सुजाउद्दीन का एक पुत्र होता है सरफराज, वो भी कमज़ोर शासक होता है, ये नवाब बन जाता है बंगाल का। उसके बाद एक अली वर्दी खां होता है, बिहार का एक नायब सूबेदार होता है, वह महत्वाकांक्षी होता है और इस सरफराज की हत्या करके बंगाल का शासक अली वर्दी खां बन जाता है। फिर अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है 1756 में। अली वर्दी के खां के कोई पुत्री न होकर उनकी 3 पुत्रियां होती हैं, उन तीनों का विवाह होता है और उन पुत्रियों का विवाह होता है, उनके पति भी मर जाते हैं। उसके बाद उनके बेटे होते हैं। जब अली वर्दी खां मर जाते हैं तो उनकी सत्ता को उत्तराधिकारी चाहिए, तो इन सब में युद्ध होता है शौकत जंग और सिराजुद्दौला के द्वारा। तो शौकत जंग मनिहारी के युद्ध में मर जाते हैं और सिराजुद्दौला बंगाल के शासक नवाब बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला जब नवाब बनते हैं बंगाल के, सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बनते हैं तो होता क्या है, जब बंगाल के नवाब बन जाते हैं तो इनके शत्रु जो होते हैं, सबसे बड़े शत्रु कौन होते हैं? अंग्रेज। इनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं अंग्रेज, जो दुश्मन होते हैं अंग्रेज, जो बंगाल में भी इनकी उपस्थिति होती है। तो अंग्रेज लोग तो महत्वाकांक्षी थे ही। अंग्रेज लोग ये चाहते थे कि मैं ही यहाँ का शासक बनूँ, राजा बनूँ और यहाँ का सबसे ज़्यादा टैक्स और जो जितना हम खींच सके, लोगों का शोषण करके पैसा इकट्ठा कर सके, वो अंग्रेज़ों की नीति थी, ठीक है।
तो जो सिराजुद्दौला थे, जो बंगाल के नवाब उस समय थे, तो इनके सबसे बड़े शत्रु अंग्रेज ही थे। ठीक है, तो अंग्रेज लोग जो यहाँ के बंगाल के शासक थे, तो सिराजुद्दौला को वो बदनाम करना चाहते थे। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो बंगाल के उस समय के शासक थे, तो उनके समय में एक घटना होती है, ये एक मनगढ़ंत घटना भी इसको हम कह सकते हैं, जो नवाब को बदनाम करने की थी। तो इस घटना का नाम है ब्लैक होल घटना। ये ब्लैक होल घटना होती क्या है? जो ब्लैक होल घटना होती है ये 20 जून 1756 को होती है। ब्लैक होल घटना 20 जून 1756 को होती है। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं जेड हॉलवेल। ये कहते हैं कि जो ये नवाब थे, तो अंग्रेज़ों को जो युद्ध में हरा देते थे, तो उनको इकट्ठा किया, 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाया और एक अंधेरी कोठरी में, जिसकी लंबाई थी 18 फुट और चौड़ाई थी 14 फुट, कोठरी में बंद कर देते हैं। जो एक घुटन भरी और काली डार्क कोठरी होती है, उसमें बंद कर देते हैं। कौन? वहाँ के बंगाल के नवाब, अंग्रेज ऐसा कहते हैं। अंग्रेज कौन अधिकारी होते हैं? जेड हॉलवेल ये कहते हैं कि ये कोठरी में ये बंद कर देते हैं। फिर अगले दिन ये कोठरी को खोला जाता है, तो सारे व्यक्ति इसमें मर जाते हैं, सिर्फ 23 व्यक्ति ही बचते हैं। इसमें कहते हैं कि वो 23 व्यक्ति ही बचे, हॉलवेल सहित। कौन कहता है? हॉलवेल कहता है कि इसमें 23 व्यक्ति बचे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो ये एक ब्लैक होल घटना होती है 20 जून 1756 को। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब हैं, उनको बदनाम करने की एक नीति होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है फिर? अब ये जो घटनाक्रम चल रहा होता है बंगाल में, उसमें 1756 में यूरोप में भी सप्तवर्षीय जो युद्ध चल रहे होते हैं। 1756 में यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा होता है, वहाँ पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आपस में वहाँ पर युद्ध कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो सूचना है भारत में भी होती है, तो यहाँ पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ने लगते हैं। तो उसको देखते हुए जो अंग्रेज होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी किलेबंदी करूँगा अपने किलों की, और जो फ्रांसीसी होते हैं वो भी कहते हैं कि मैं अपने किलों की किलेबंदी करूँगा। तो जो कलकत्ता होता वो अंग्रेज़ों के अधीन होता, तो अंग्रेज कहते हैं कि मैं भी अपने किलेबंदी करूँगा। ठीक है, और चंद्रनगर में जो फ्रांसीसी होते हैं वो भी कहते हैं मैं अपने किलों की किलेबंदी करूँगा। तो इसको देखते हुए फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, फ्रांसीसी जो होते हैं वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है, मैं अपनी किलेबंदी नहीं करूँगा। लेकिन इस घटनाक्रम में देखते हैं कि जो कलकत्ता में अंग्रेज होते हैं वो इसका उल्लंघन करते हैं और नहीं मानते हैं, कहते हैं कि मैं ऐसा कोई मानूंगा नहीं, मैं अपनी किलेबंदी करूँगा। ठीक है, तो इस पर जो ये नवाब होते हैं बंगाल के, तो ये क्रोधित हो जाते हैं और आके सीधे कलकत्ता पर अटैक कर देते हैं। कलकत्ता पर जब अटैक करते हैं तो कलकत्ता पर वो अधिकार कर लेते हैं। यहाँ से नवाब जो होते हैं कलकत्ता पर आक्रमण करके कलकत्ता को अपने अधिकार में ले लेते हैं। ठीक है, और अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा देते हैं। जब अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा देते तो अंग्रेज़ का एक ही स्थान है, तो वो है फुल्टा द्वीप। फुल्टा द्वीप पर अंग्रेज़ लोग वो भाग जाते हैं। तो ये एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि फुल्टा द्वीप पर कौन जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उसमें से कौन वो भाग के जाते थे, तो वो अंग्रेज़ ही होते थे जो फुल्टा द्वीप पर वो भाग के जाते थे। तो जब ये पता चला अंग्रेज़ों को कि कलकत्ता पर अधिकार हो गया है और अंग्रेज़ों का कलकत्ता पर से अधिकार समाप्त हो गया है, मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के हाथ से कलकत्ता निकल गया है। जो इसकी खबर यहाँ पर चंद्रनगर में बैठे, मद्रास में बैठे जो अन्य अधिकारी होते हैं उनको ये खबर मिलती है कि कलकत्ता उनके हाथ से तो अब निकल गया है। तो वो क्या करें, तब आग देखते हैं। जब ये नवाब इसकी सूचना जब मिलती है, कलकत्ता के पतन का समाचार जब मिलता है मद्रास में, तो वहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी होते हैं कौन कौन? क्लाइव होता है और वाटसन होता है। जब इसको सूचना मिलती है कि कलकत्ता उनके हाथ से निकल गया है, तो ये क्या करता है, ये दोनों लोग वहाँ से सेना संगठित करके बंगाल की तरफ कूच कर जाते हैं। ठीक है, जो मद्रास यहाँ पर होता है, यहाँ से अपनी सेना लेके वो बंगाल की तरफ कूच कर जाते हैं और वहाँ पर अंग्रेज़ों को सपोर्ट देने के लिए पहुँच जाते हैं। फिर क्या होता है कि क्लाइव और वाटसन अपनी सेना लेके बंगाल पहुँचते हैं, और जो क्लाइव होता है वो महान मतलब धूर्त होता है, वो बहुत चालाक होता है।
ठीक है। तो क्लाइव ने एक मानिक चंद होते हैं, कौन, एक मानिक चंद होते हैं, तो उनको घूस देकर, उनको वो घूस देता है, ठीक है, घूस देकर 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। मतलब युद्ध करके या चालाक नीति से वो कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस संधि होती है, कौन सी, अलीनगर की, अलीनगर की एक संधि होती है। 9 फरवरी 1757 को एक अलीनगर की संधि होती है। इसमें क्या होता है, इसमें नवाब ने क्लाइव से अलीनगर की संधि करती है। नवाब जो होता है, क्योंकि वो भाई हार जाता है एक तरह से, तो नवाब जो होता है क्लाइव से अलीनगर की संधि करता है। ये अलीनगर किसका नाम था, ये अलीनगर कलकत्ता का ही नाम था। अलीनगर जो था वो कलकत्ता का ही नाम था। किसने, सिराजुद्दौला ने रखा था। किसने, सिराजुद्दौला ने ही कलकत्ता का नाम अलीनगर ही रखा था। तो अलीनगर की संधि होती है किसके किसके बीच, नवाब और क्लाइव के बीच, अंग्रेज के बीच, ठीक है। तो इस संधि में क्या होता है कि कंपनी की पुनः स्थापना, मतलब कंपनी के जितने अधिकार थे पहले से, ठीक है, वो सब उनको प्राप्त होना, और जहाँ से उनको सुख सुविधाएं मिलती थी वो भी सब होना, और उनकी किले की किलेबंदी करना, ये सब अधिकार पुनः उनको मिल जाते हैं। जब वो मिल जाते हैं और वो और ज़्यादा इन अधिकारों का उल्लंघन करने लगते हैं। तो इस तरह से वो जो चंद्रनगर में फ्रांसीसी होते हैं, चंद्रनगर में जो फ्रांसीसी होते हैं, उनको भी वहाँ की ज़मीनें छीन लेते हैं, किलेबंद छीन लेते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। इस तरह से उल्लंघन होता है अलीनगर का, अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हैं कौन, अंग्रेज लोग, ठीक है। इससे फिर जो वहाँ का नवाब होता है वो क्रोधित हो जाता है, और इस तरह से अंग्रेज और नवाब के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है प्लासी का युद्ध। तो ये अभी तक एक घटनाक्रम था, किस तरह से भूमिका बनी अलीनगर प्लासी का युद्ध की, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अब प्लासी का युद्ध हुआ नवाब और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। चलिए देखते हैं प्लासी का युद्ध अब यहाँ से चालू होता। मैंने भूमिका आपको बता दी, उसके बाद अब प्लासी का युद्ध 1757 अब यहाँ से चालू होता है। भूमिका को भी आपको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, पूछते हैं प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था, ऑप्शन में आता है, तो आप लोगों को याद रखना। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसकी डेट और उसका स्थान पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बंगाल में, प्लासी कहाँ पर है, तो प्लासी बंगाल के नादिया ज़िले में प्लासी गांव है। क्या प्लासी कहाँ पर है, तो ये बंगाल में है, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या, बंगाल के नादिया ज़िले में प्लासी गांव में गंगा नदी के किनारे ये बसा हुआ है, ठीक है। अब इसकी डेट क्या है, प्लासी की जो डेट पूछ लेते हैं एक 1 ऑब्जेक्टिव में, तो प्लासी की डेट है 23 जून 1757। कितनी, 23 जून 1757 को प्लासी की घटना हुई थी, मतलब प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ था ये भी पूछ लेते हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज और बंगाल के नवाब, ठीक है। तो अंग्रेज की तरफ से कौन से, तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है। तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब जो थे वो थे सिराजुद्दौला, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अब क्या है कि जो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ कौन कौन लोग मिले हुए थे, रॉबर्ट क्लाइव एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत चालाक व्यक्ति था। तो इसने जो बंगाल में जो मेन व्यक्ति थे उनको अपनी तरफ मिला लिया था छल से कपट से, ठीक है। उसमें एक पहला नाम आता है मानिकचंद का, ठीक है, दूसरा जगत सेठ का, तीसरा घसीटी बेगम और चौथा अमीन चंद, ठीक है। इनकी तरफ से ये व्यक्ति थे, और इनकी सेना में यूरोपीय सैनिक जितने थे ये सब यूरोपीय थे। यूरोपियों में 950 पैदल सैनिक थे। यूरोपीय सैनिकों में 950 पैदल सैनिक थे, 100 तोपची थे, 50 नाविक थे। उसके बाद 2100 भारतीय सैनिक थे। कितने, 2100 भारतीय सैनिक थे रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से।
ठीक है। अब भारत जो नवाब की तरफ से, बंगाल को जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी तरफ से उसकी सेना में लगभग 50,000 व्यक्ति थे। कितने? 50,000। बहुत ज़्यादा संख्या होती है 50,000 की। ठीक है। और इन सिराजुद्दौला के दो वफादार होते हैं, एक होते हैं मीर मदान और दूसरे होते हैं मोहनलाल। ठीक है। ये दोनों युद्ध में बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हैं और ये सिराजुद्दौला के मीर मदान और मोहनलाल होते हैं और इनकी 50,000 की सेना होती है और इसमें फ्रांसीसियों के भी कुछ सैनिक होते हैं, फ्रांसीसियों के भी सैनिक होते हैं। ठीक है। तो इनके ये वफादार होते हैं और इनका सेनापति होता है मीर जाफ़र। किसका? सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है मीर जाफ़र। ये होता तो सिराजुद्दौला की तरफ से है, नवाब की तरफ से है, लेकिन ये अंग्रेज लोग इसको चालाकी से अपनी तरफ मिला लेते हैं, तो ये हो जाता है अंग्रेजों की तरफ से सेनापति। होता तो ये सिराजुद्दौला का है, लेकिन उनको छल से मिला लेते हैं अंग्रेज लोग अपनी तरफ और इसे कहते हैं मीर जाफ़र से कि तुम अगर मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दूंगा सिराजुद्दौला को मारने के बाद। ठीक है। तो ये लालच में आ जाता है मीर जाफ़र और ये अंततः ये अंग्रेज़ों की तरफ मिल जाता है। ठीक है। और ये सिराजुद्दौला से धोखेबाजी करता है। तो और अब इन दोनों में युद्ध होता है, रॉबर्ट क्लाइव के सेना अंग्रेज़ों की और नवाब की सेना सिराजुद्दौला, इन दोनों में भीषण युद्ध होता है प्लासी नामक गांव में बंगाल में। और फिर क्या होता है कि जब ये देखते हैं कि इनके जो वफादार मीर मदान और मोहनलाल, ये इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो इनके सेनापति होते हैं ये इनको धोखा दे देते हैं और इनकी मतलब ये अपनी सेना को लेके युद्ध में आगे बढ़े ही नहीं। तो इनको पता चल गया ये हमें धोखा दे रहे हैं, तो इनको धोखा दे देते हैं अपने नवाब को सिराजुद्दौला को और सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। जो सिराजुद्दौला होते हैं अपना मैदान छोड़ के वो भागने की कोशिश करते हैं और अंत में अंग्रेज लोग इनको मार देते हैं। किसको? नहीं, सिराजुद्दौला जो होते हैं भागते हैं। ये भागते हैं किधर? मुर्शिदाबाद की तरफ। सॉरी, ये जो सिराजुद्दौला होते हैं ये मैदान छोड़कर भागते हैं और ये मुर्शिदाबाद की तरफ भागते हैं। मुर्शिदाबाद की तरफ जब भागते हैं तो मुर्शिदाबाद में ये मीर जाफ़र जो इनका सेनापति होता है, जो सिराजुद्दौला का धोखा दे रहा होता है, तो मीर जाफ़र का लड़का होता है वहाँ पर। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में। मीर जाफ़र के लड़के मोहम्मद बेग ने इनकी हत्या कर देता है। किसकी? सिराजुद्दौला की। जब होता है युद्ध है अंग्रेज़ों और नवाब के बीच में युद्ध होता है तो अंग्रेज़ भारी पड़ जाते हैं और सिराजुद्दौला कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि इनके ही अपने वफादार और कुछ धोखेबाज सेनापति की वजह से इनकी सेना तितर-बितर हो जाती है और ये अंततः इनको भागना पड़ता है। भागते किधर हैं? ये मुर्शिदाबाद की तरफ भागते हैं और जहाँ पर मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र का ही पुत्र होता है मोहम्मद बेग। इसका नाम याद रखना, मोहम्मद बेग। इसकी हत्या कर देता है। किसकी? सिराजुद्दौला की। और यह जो युद्ध होता है समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है? जो मीर जाफ़र होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया था, जो मीर जाफ़र होता है, अब युद्ध समाप्त हो चुका होता है तो मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं। कौन बना देता है? अंग्रेज़ लोग। अंग्रेज़ लोग मीर जाफ़र को नवाब बना देते हैं 28 जून 1757 को। और यह जो मीर जाफ़र होता है ये नवाबों का, ये अंग्रेज़ों का गुलाम बन जाता है, एक तरह से कठपुतली बन जाता है मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का। ठीक है। और इसे क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। इसे क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि क्लाइव का गीदड़ किसको कहते हैं, तो मीर जाफ़र को कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही इसको नवाब बनाया था और इससे अपना काम निकलवाते थे। ठीक है। जब ये नवाब बन जाता है तो अंग्रेज़ लोग इससे मांग करते हैं कि 24 परगना का क्षेत्र उन्हें दे दिया जाए और ये नवाब दे देते हैं भाई साहब, ये जो मीर जाफ़र होते हैं। ठीक है। और 3 लाख रुपए भी इनको देते हैं। और वो जो बंगाल में जब नवाब ये बन जाते हैं मीर जाफ़र, तो इनके वहाँ पर जब अंग्रेज़ अपना एक रेजिडेंट रखते हैं। ठीक है। उनका नाम होता है ल्यूक स्क्रफ्टन। ठीक है। इनको इनके दरबार में रख देते हैं। ठीक है। तो ये जो मीर जाफ़र होते हैं इनके साथ एक व्यक्ति और होते हैं, इनको बताना देखो मैं भूल गया, राय दुर्लभ। ठीक है। ये भी एक नीच स्तर के सेनापति होते हैं। ठीक है। तो इनकी नवाब की सेना में 2 होते हैं, मीर जाफ़र और राय दुर्लभ। सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं और नवाब बन जाता है मीर जाफ़र। अंग्रेज़ इनको बना देते हैं। जब बना देते हैं तो अंग्रेज़ लोग इनसे मांग करते हैं, 24 परगना का क्षेत्र ले लेते हैं, 3 लाख रुपए दे देते हैं और जितनी क्षतिपूर्ति होती है वो भी ले लेते हैं और एक रेजिडेंट रख देते हैं
बंगाल के दरबार में। उनका नाम था ल्यूक स्क्रैप्टन। ठीक है, क्लाइव इतना महत्वाकांक्षी और बहुत समझदार व्यक्ति था। ठीक है, तो इसको अंततः बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। किसको? क्लाइव को। इस युद्ध के बाद जब ये प्लासी का युद्ध होता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्लाइव को ही, क्योंकि इसने युद्ध जीता, इस क्लाइव को ही बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्लाइव के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, ब्रिटिश ने की हैं। तो जैसे कि ब्रिटिश राज्य का संस्थापक किसे माना जाता? ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, ब्रिटिश राज्य का संस्थापक किसे माना जाता? तो क्लाइव को ही माना जाता। आप लोग को याद रखना, क्लाइव को ही। ठीक है, और स्वर्ग से उतरा सेना नायक किसे कहा जाता है? ये भी क्लाइव को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया जिले में। ठीक है, किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे। कहीं कहीं भागीरथी नदी भी आता है। ठीक है, तो याद रखना। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। अंग्रेजों की तरफ से कौन था मेन? रॉबर्ट क्लाइव। और नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था। ठीक है, इनके वफादार दोनों नाम याद रखना, मीर मदान और मोहनलाल, जो सिराजुद्दौला के वफादार थे और ये वीरगति को प्राप्त हुए थे युद्ध में। ठीक है, और जो एक इनका सेनापति था मीर जाफर, यही इनको धोखा दे देता है। अंततः इनकी सेना तितर-बितर हो जाती है और ये मुर्शिदाबाद की तरफ भागते हैं, जहाँ पर मीर जाफर का ही पुत्र मोहम्मद बेग उनकी हत्या कर देता है और युद्ध जो होता है अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। जब युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं तो नवाब बना देते हैं मीर जाफर को। उनसे ये मांग करते हैं, रेजिडेंट रखते हैं और क्लाइव की बड़ी प्रशंसा होती है। ठीक है, तो ये कुछ मेरा प्लासी का युद्ध का जो चैप्टर था मैंने आप लोगों को पढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। तो आप लोग देख लीजिए, मेरे साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है तो वीडियो में थोड़ी सी खरखराहट की आवाज़ आती है, तो प्लीज़ उसको ध्यान ना दीजिए, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और साथ दीजिए मेरा। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट भी करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं आप सबके लिए। ठीक है, तो मैं उन छात्रों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।